गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 6 जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, इसके MCQ करेंगे। MCQ ये कुछ इस तरीके से होंगे कि आपके MCQ भी डिस्कस हो जाएं और आपके फुल चैप्टर की रिवीजन भी हो जाए। ये इसका पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। जो भी MCQ ही होंगे लेकिन आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सक्सेस माइंडसेट से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से भी, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को। सबसे पहले क्वेश्चन है, The wearing away of the earth surface is called। अर्थ सरफेस का वेयर अवे हो जाना उसे क्या कहते हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यू, इरोजन या डिपोजिशन? तो इसमें माउंटेन और प्लेट्यू में तो कंफ्यूजन नहीं होगी, इन दोनों में से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। और अगर इरोड हो रहा है, ये अर्थ सरफेस है और यहाँ से वो इरोजन हो रहा है, लेकिन अगर ये एक एरिया पे जाके डिपॉजिट हो जाए तो फिर वो डिपॉजिट को आप डिपोजिशन कहोगे। ठीक है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस इज नोन एज रिवर वैली, ग्लेशियर्स, प्लेट्यू, नन ऑफ दीज। तो वो कह रहा है कि ऐसी माउंटेन्स जिन पे कुछ परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स हैं ऑफ आइस। तो अब ये क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूज की गई है कि ये परमानेंटली फ्रोजन है तो ये आइस की फॉर्म में है। तो रिवर वैली, ग्लेशियर, प्लेट्यू, नन ऑफ दीज, अगर यहाँ पे रिवर भी दिया होता तो भी नहीं, इसका आंसर ग्लेशियर्स ही होगा। आइस फॉर्म में जो फ्रोजन, अगर आपने कभी मूवीज़ में देखा हो या खुद देखा हो तो वाइट कलर की जो स्नो होती है वो वहाँ पे जो माउंटेन एरियाज़ में परमानेंटली फ्रोज़न वाली नहीं होती है। परमानेंटली फ्रोज़न जो रिवर्स हैं ऑफ आइस वो बहुत हाइट पे जा के होती हैं और वो उन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है। परमानेंट टर्म देखिए यहाँ पे लिखिए। क्वेश्चन 3 कह रहा है द लोअर ब्लॉक्स इन ब्लॉक माउंटेन्स आर। अब देखिए 3 टाइप्स की माउंटेन्स होती हैं, इसमें से ये ब्लॉक माउंटेन की बात कर रहा है। फोल्ड माउंटेन होती हैं, ब्लॉक माउंटेन होती हैं और एक वॉल्केनिक भी होती हैं। तो ये ब्लॉक वाली की बात कर रहा है, तो उसमें लोअर ब्लॉक्स जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रेबन, हॉर्स, ग्लेशियर्स या नन ऑफ दीज? तो लोअर ब्लॉक जो ब्लॉक माउंटेन का होता है, ये अगर ब्लॉक माउंटेन है, इसका लोअर ब्लॉक उसे कहते हैं हॉर्स। ठीक है। क्वेश्चन 4 कह रहा है माउंटेन्स मे बी अरेंज्ड इन अ लाइन, कि ऐसे लाइन में अरेंज्ड है। ऐसे अगर आपने कभी ड्राइंग भी बनाई हो तो ऐसे करके आपने बनाई है, ये अरेंज इन अ लाइन, इसे क्या कहते हैं? हॉर्स, रेंज, ग्लेशियर्स, ऑल ऑफ दीज। तो माउंटेन अरेंज इन लाइन, ये ग्लेशियर तो नहीं है, बताइए ये हॉर्स है या फिर ये रेंज है? ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है रेंज। जो लाइन में अरेंज्ड होते हैं उसे हम माउंटेन्स को रेंज कहते हैं। रेंज है ये। ठीक है। तो आप कह सकते हैं रेंज ऑफ माउंटेन्स। अगर आपने सिर्फ ये लाइन बोली है तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि बड़ी सारी माउंटेन्स थी और वो अरेंज हो रखी थी। क्वेश्चन 5 कह रहा है वेयर आर ग्लेशियर्स फाउंड। ग्लेशियर्स कहाँ पे फाउंड होते हैं? प्लेन्स में, माउंटेन्स पे, प्लेट्यूज में या नन ऑफ दीज? तो प्लेन्स पे तो फाउंड नहीं होते, और ग्लेशियर्स अभी स्टार्टिंग के जो परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, और मैंने कहा था कि ये बहुत हाइट पे होते हैं, तो इसीलिए ये माउंटेन एरियाज में टॉप पे जो क्वेश्चन कह रहा था कि परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, उन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं, जो कि बहुत टॉप ऑफ द माउंटेन पे आपको काफ़ी हाइट पे मिलेगा।
क्योंकि टेम्परेचर ठंडा होगा तभी वो हमेशा फ्रोजन रहे। इतना ठंडा टेम्परेचर प्लेन एरियाज में कभी भी नहीं आपको मिलेगा। तिब्बत इज अ प्लेट्यू माउंटेन रेंज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। माउंटेन रेंजेस हमने डिस्कस किया था कि बड़ी सारी माउंटेन्स अरेंज्ड हैं। तिब्बत क्या है? एक प्लेट्यू है, माउंटेन है, या दोनों हैं? तो तिब्बतियन प्लेट्यू की बात हमने चैप्टर में भी की है। ये एक प्लेट्यू है, ठीक है। तिब्बतियन प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू आती है ये बात, तो उससे आप याद रख सकते हो। विच इज इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज। अब देखिए हर जगह पे माउंटेन रेंज लिखा जा रहा है, इसीलिए ये रेंज टर्म समझनी जरूरी थी। विच इज द माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। यूरोप की माउंटेन रेंज की बात कर रहा है। एल्प्स, रॉकीज, एंडीज, या फिर ये सारी ही इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं यूरोप की, बताइए। तो इंपॉर्टेंट रेंज यूरोप की है एल्प्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है विच एरिया इज द मोस्ट यूजफुल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। ह्यूमन के हैबिटेशन के लिए कौन सा एरिया, प्लेन एरिया, माउंटेन एरिया, रिवर एरिया, ग्लेशियर एरिया, कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा यूजफुल है? तो देखिए अगर आप ग्लेशियर वाले एरिया में रह रहे हैं तो परमानेंटली फ्रोज़न है, यानी कि इतना ठंडा होगा, वहाँ आप ना फार्मिंग कर पाओगे, वहाँ आपकी लाइफ भी बहुत हार्श होगी, इतना हार्श क्लाइमेट होगा, तो ग्लेशियर्स नहीं हो सकता। रिवर एरिया, रिवर के बैंक्स अगर लिखा होता ना कि रिवर के साइड का एरिया, या फिर अगर रिवर, तो मैं शायद इसको सही मानती, लेकिन रिवर एरिया इतना सूटेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे कभी भी फ्लड्स आ सकते हैं। थोड़ा दूरी पे होना चाहिए, प्लेन एरिया जैसे है। माउंटेन एरिया आपको वहाँ पे स्टेप फार्मिंग करनी पड़ती है, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, टेम्परेचर भी काफ़ी लो होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम है माउंटेन एरियाज़ में, तो माउंटेन्स भी नहीं। सबसे ज़्यादा यूज़फुल है प्लेन एरिया क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग अच्छी होती है, बहुत हार्श कंडीशंस नहीं होती प्लेन एरिया में, ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली आपको मिल जाएगा और ज़्यादा मुश्किल नहीं होता सामान को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। हर चीज़ आपको इजीली अवेलेबल होती है प्लेन एरियाज़ में कंपेयर टू माउंटेन, रिवर या ग्लेशियर्स। वेयर इज ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस एंड अ रोड। तो देखिए माउंटेन पे अगर आप क्रॉप्स ग्रो करोगे आप कर सकते हो, लेकिन आपको टेरेस फार्मिंग करनी पड़ेगी। आप घर बना सकते हो लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है, और रोड्स बनानी भी बहुत मुश्किल है। बन सकता है लेकिन ईजी नहीं होगा। प्लेन एरियाज में से मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, क्रॉप्स ग्रो करना, घर बनाना, रोड बनाना बहुत ईजी है। रिवर पे कैसे, बहुत मुश्किल है। और ग्लेशियर्स में तो क्रॉप्स ग्रो होंगे ही नहीं क्योंकि इतना लो टेम्परेचर है, और वहाँ पे आपको घर बनाने तो आपको आइस के ही बनाने पड़ेंगे, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ईजी है प्लेन्स में। The available land is not only for our use but also for future generation, past generation, present generation, none of these. तो लैंड सिर्फ हमारा नहीं है, तो प्रेजेंट जनरेशन की बात नहीं हो रही है क्योंकि ये हमारा इज़ नॉट ओनली फॉर आर यूज़, इसमें प्रेजेंट जनरेशन ऑलरेडी आ गई है, बट ऑल्सो फॉर पास्ट जनरेशन का कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो तो चले गए, अब उनको लैंड का क्या करना है। सो जो लैंड है वो सिर्फ हमारे यूज़ के लिए नहीं है बट हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। और ना ही सिर्फ लैंड बल्कि हर एक रिसोर्स जो हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स का भी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि सिर्फ हम नहीं यूज़ कर रहे, आगे वाली जनरेशन्स ने भी इसको यूज़ करना है। वेयर इज रिवर ज़ैग्ड्स फ्लो? इंडिया, केन्या, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। तो जो ये ज़ैग्ड्स रिवर है ये चाइना में फ़्लो करती है और ये प्लेन एरिया फॉर्म करती है उसके आसपास, ठीक है। तिब्बत प्लेट्यू, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि तिब्बत एक प्लेट्यू है, ये इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तो इसकी हाइट कितनी है?
2000 से 4000 मीटर, 4000 से 6000 मीटर, 8000 से 9000 मीटर। ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। तो तिब्बत प्लेट्यू, एक पॉइंट यहाँ से भी याद कर लीजिएगा कि ये हाईएस्ट प्लेट्यू है। और दूसरा पॉइंट है इसकी हाइट के बारे में, तो इसकी हाइट है 4000 से 6000 मीटर के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन 13 कह रहा है आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो जैसे मैं पिछली बार भी रिवर के में कह थी कि अगर रिवर के बैंक्स या वैली की बात होती तो शायद मैं उसे कह देती। तो फ्लोरा फोना एक आइडियल फॉर कल्टीवेशन नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे फ्लोरा और फोना, आपको बहुत सारे क्रॉप्स मिल जाएंगे, लेकिन कंडीशन सूटेबल होनी चाहिए। अगर मैं आपको बहुत ठंडा या डेजर्ट एरिया दे दूँ तो वहाँ आप ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो आइडियल क्रॉप नहीं है, आइडियल लोकेशन है। तो इसीलिए इसका आंसर ग्लेशियर्स फ्लोरा फोना नहीं होगा, इसका आंसर रिवर वैली होगा। क्योंकि जो एरिया है, टेम्परेचर है, वाटर अवेलेबिलिटी है, ये एरिया, सॉइल की क्वालिटी है, ये मैटर करता है आपके क्रॉप को ग्रो करने में, ना कि बीज। आप फ्लोरा और फोना तो ले ही आओगे, आजकल तो ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं, हाइब्रिड हो जाता है। तो आजकल HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी वाले सीड्स भी आ जाते हैं, लेकिन क्रॉप्स ग्रो हो जाएंगे, बीज भी मिल जाएंगे, लेकिन उस तरीके का सॉइल, पानी, टेम्परेचर, एरिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका आंसर होगा रिवर वैली। ठीक है। अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड, आयरन माइनिंग, कोल माइनिंग। तो अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वो गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए फेमस है। ठीक है। क्वेश्चन 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन होता है, ये लैंड है, यहाँ से सॉइल इरोड हो गया और यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ये कौन से एजेंट्स नहीं करते? रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, अर्थक्वेक, विंड। तो इरोजन और डिपोजिशन का एजेंट है रनिंग वाटर, कि वो इरोड करेगा और कहीं जाके डिपॉजिट कर देगा सॉइल को। ग्लेशियर्स भी एक एजेंट हैं। विंड तो सबसे बड़ा एजेंट है, क्योंकि विंड आएगी और वो सॉइल को यहाँ से ले जाएगी और कहीं जाके डिपॉजिट कर देगी। लेकिन अर्थक्वेक एक एजेंट नहीं है इरोजन और डिपोजिशन का। ठीक है। अर्थ से प्लेट्स मूव करती हैं, जैसे अगर आपने चैप्टर में देखा है, किसी किसी चैप्टर्स में ये बात की गई है कि प्लेट्स मूव करती हैं, लेकिन उससे इरोजन और डिपोजिशन के वो एजेंट नहीं आएगा उसका आंसर। क्वेश्चन 16 कह रहा है द प्लेन ऑफ एशिया आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। तो प्लेन ऑफ एशिया गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कावेरी। तो इसका आंसर है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और भी रिवर्स हैं एशिया में, और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रिवर्स और प्लेन्स बनते हैं, पर बेसिकली ये प्लेन ऑफ इंडिया की बात की जा रही है एक तरीके से। तो वो प्लेन एरिया गंगा ब्रह्मपुत्र से बनता है। और भी बहुत सी रिवर्स हैं जो चाइना में प्लेन एरियाज फॉर्म करती हैं और अलग अलग जगहों पे फॉर्म करती है। एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है और इतनी सारी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर। हमने डिस्कस किया था पहले कि ये फर्स्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो बहुत से प्लेन एरियाज फॉर्म होते हैं, लेकिन इन ऑप्शंस में से गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सही है। हम ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे। अंडर सी माउंटेन, यानी कि जैसे पानी है, पानी के नीचे माउंटेन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन है अंडर सी का? मोनियाकिया, किलिमंजारो या फुजियामा? तो इसका आंसर है मोनाकिया। ये अंडर सी माउंटेन है, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। वैसे हर ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। द हिमालयन माउंटेन्स एंड यूराल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। मैंने कहा था कि ये 3 टाइप्स हैं माउंटेन के। अब इसमें से ये दोनों, हिमालयन माउंटेन और यूराल, किसका एग्जाम्पल है? तो ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, और जो हिमालयन माउंटेन है ये यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है। और सॉरी, हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है और यूराल ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और अगर मैं आपको थोड़ा पिछले चैप्टर का रिवाइज करा दूँ तो यूराल माउंटेन है जो
एशिया और यूरोप, मैं अफ्रीका बोलने वाली थी गलती से, यूरोप को डिवाइड करती है, ठीक है, यूराल माउंटेन। तो हिमालय है यंग फोल्ड माउंटेन और यूराल है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की तरफ। द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस इज एन इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस, ग्लेशियर्स। तो लैंड का एरिया है वो कंटिन्यूसली वेयर डाउन हो रहा है, उससे वहाँ से वेयर मतलब हट रहा है और फिर दोबारा से रीबिल्ड हो रहा है। रीबिल्ड मतलब दोबारा, मतलब दोबारा से बिल्ड हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? ये इंटरनल प्रोसेस है, एक्सटर्नल है, ग्लेशियर्स है। तो देखिए ये ज़मीन के ऊपर ये काम हो रहा है ना, तो ये इंटरनल नहीं हो सकता। मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको नहीं जा रही, बट आपको कुछ लॉजिक ही बता रही हूँ जिससे आप आंसर सॉल्व कर सको। और ये ग्लेशियर्स भी नहीं है, ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस है कि लैंड हट रहा है और फिर बाद में दोबारा से बन रहा है, तो ये ऊपर काम हो रहा है। नीचे अगर अर्थ के नीचे, लैंड के सरफेस के नीचे कोई बात होती तो शायद ये इंटरनल प्रोसेस होता, लेकिन ये सरफेस पे हो रहा है इसीलिए ये एक्सटर्नल है। माउंट फ्यूजियामा इज सिचुएटेड इन, बताइए फ्यूजियामा माउंटेन कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडिया में, जापान में, अफ्रीका में? तो इसका आंसर है जापान। ये माउंटेन जापान में सिचुएटेड है। तो ये थे आपके 20 MCQ क्वेश्चंस। इसमें से आपके कितने सही हुए मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखा, कुछ अच्छा समझ आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप सक्सेस माइंडसेट से टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, इसी चैप्टर की आपको और अच्छे से रिवीजन कराने के लिए। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय, टेक केयर।